Hello everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 12th economics. Today we have brought a very interesting topic for you guys. That is theory of supply. Economics में supply क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, right? उसके बारे में हम जानेंगे. साथ ही साथ हम बहुत सारी चीजें, concepts जो है वो supply से related सीखने वाले हैं. So आज की क्लास में अपन सब सीखेंगे कि क्या होता है concept of supply, supply schedule क्या होता है. आप सबने पढ़ा था डिमांड के बारे में, आप सबने पढ़ा था डिमांड के शेड्यूल के बारे में. कितने तरीके के डिमांड शेड्यूल होते थे? 2 टाइप्स ऑफ डिमांड. यस, बिल्कुल करेक्ट. वन इज इंडिविजुअल डिमांड, अनदर इज मार्केट डिमांड. सेम वे यहां पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड सप्लाई शेड्यूल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे. साथ ही साथ अपन जानेंगे सप्लाई कर्व कैसे बनाया जाता है, कितने तरीके के सप्लाई कर्व होते हैं, राइट. सप्लाई डिटर्मिनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसे डिमांड में हमने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपको क्लियर हो जाते हैं तो वो पूरा चैप्टर जो है वो आपको थॉरोली क्लियर हो जाएगा. सेम केस अप्लाइज हियर आल्सो. सप्लाई फंक्शन, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. इफ दिस पॉइंट गॉट क्लियर इन योर माइंड, देन द होल चैप्टर विल बी थ्रू टू योर माइंड ओनली. ठीक है. देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, सेम वे अपन सीखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, कितने डिग्रीज होते हैं, वो सब चीजें अपन क्लासेस में सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसेप्ट ऑफ सप्लाई. व्हाट एक्चुअली सप्लाई मींस? एनीबॉडी? इन अ लेमन्स लैंग्वेज इट कैन बी डिफाइंड एज कि भाई सर सप्लाई मतलब कि सिंपली डिमांड को फुलफिल करना, राइट. के साथ कितनी डिमांड थी उसको हमने कितना सप्लाई किया, दैट इज एक्चुअली द सप्लाई. या कितनी क्वांटिटीज हमने प्रोवाइड करी, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो हम सप्लाई कह सकते हैं. इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा सा ब्रॉडर मतलब होता है बेटा. देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. कहते हैं सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी that the producers are willing to sell. Producers are willing to sell at different possible prices of that commodity at a point of time. सप्लाई चैप्टर जब भी अपन पढ़ते हैं, देखिए एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. डिमांड पढ़ो तो अपने आप को हमेशा कंज्यूमर की तरह ट्रीट करो. एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग सप्लाई चैप्टर, अपने को प्रोड्यूसर की तरह ट्रीट करना है. ठीक है. तो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है बेटा. इसका मतलब क्या है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूसर कितने कितने डिफरेंट प्राइसेस पर मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए रेडी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड दी सप्लाई. एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं. देखिए जैसे कि इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म सप्लाई एंड स्टॉक आर यूज्ड इन द सेम सेंस. इन इकोनॉमिक्स दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग. अपन समटाइम्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सप्लाई स्टॉक एक ही बात है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों में फर्क होता है. वो फर्क क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देखिए यहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा. कहते हैं जी स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू. स्टॉक का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद अ पर्टिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यानी एक समय पर एक प्रोड्यूसर के पास में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, उसे सप्लाई का उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है. तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आज 1 अगस्त है, ठीक है, 2023, एंड आज की डेट में एज अ शू मैन्युफैक्चरर मेरे पास गोडाउन में 1000 शूज पड़े हुए हैं. तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है किसी भी कमोडिटी की, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. क्लियर? अब सप्लाई क्या होता है वो देखिए. तो सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक विच द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस. लेकिन क्या मैं वो 1000 के 1000 क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए रेडी हूं आज की डेट में? नहीं. हो सकता है कि उन 1000 में से मैं केवल 500 मार्केट में अवेलेबल कराऊं डिफरेंट प्राइसेस पर. हो सकता है केवल 300 कराऊं, हो सकता है केवल 800 दूं. So whatever the quantity I am supplying, I am providing to the market at a given period, at a given price, उसे अपन बोलते हैं सप्लाई. ठीक है. तो there is difference between supply and stock, right?
अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सपोजिंग द स्टॉक ऑफ व्हीट विद द प्रोड्यूस, ओके देन, तो छोटा सा एक एग्जांपल समझते हैं अपन बेटा सप्लाई को और क्लियरली बेटरली समझने के लिए। से सपोज वी हैव here we have quantity supplied, here we have price. Say suppose take an example of ice cream, ठीक है। Earlier the ice cream was available at 10 rupees per unit, so the producer was willing to sell 100 units of the ice cream, ठीक है। When the price got raised by 10 and raised up to 20, the producer updated the supply to 150 units. When the price went up to 30 rupees per unit, the producer is willing to sell 200 units at that point of time. And when the quantity, that price increased more till 40, the producer was willing to sell it by 50 more units till 250. यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, क्या कि as soon as the price is getting raised, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी इंक्रीज हो रही है, दिख रही है आपको। बट इसका क्या रीजन हो सकता है भाई, हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। बट यहां पर उल्टा हो रहा है सर, यहां पे प्राइसेस राइज हो रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैन एनीबॉडी टेल? यस प्लीज। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर स्वाति। सो यस, करेक्ट आंसर इज दिस ओनली कि भाई एज सून एज जितने जितने प्राइसेस आपके राइज होते जाएंगे, जैसे जैसे प्राइसेस आपके राइज होंगे, दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है तो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर आप क्या करोगे, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे मार्केट में। दैट इज व्हाई इट इज सैड कि प्राइसेस राइज होने पर क्वांटिटी सप्लाईज क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर प्राइसेस राइज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड तो कम हो जाएगी, फिर प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल क्यों करा रहा है? लॉजिकल क्वेश्चन। एज सुन एज द प्राइस विल राइज, क्वांटिटी डिमांडेड विल गो डाउन, तो फिर प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा तो क्या वहां पर डेड स्टॉक इंक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। अब यहां पर थोड़ा सा अपन बैक में चलेंगे, देखिए प्राइसेस राइज हो क्यों रहे हैं, कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, राइट। तो डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज, दैट्स व्हाई द प्राइस इज फॉलोइंग दैट डिमांड एंड प्राइस विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। एंड एज सून एज बढ़ी हुई डिमांड है उसको फुलफिल करना है तो सप्लाई को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ऑल्सो इट इज सेड कि भाई डिमांड एंड सप्लाई, दीज बोथ आर कॉल्ड दी मार्केट फोर्सेस। क्या कहते हैं इनको अपन, इनको क्या कहा जाता है बेटा, ठीक है। एंड ऑलवेज दैट डिमांड पार्ट इज एक्टिव, ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है, क्या है बेटा, एंड ऑलवेज सप्लाई फॉलोज दैट डिमांड। बेटा सप्लाई क्या करती है, हमेशा डिमांड को फॉलो करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव। क्या कहती है ये, यानी सप्लाई कभी भी अपने आप नहीं बढ़ेगी, डिमांड को फॉलो करते हुए बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो यहां पर एक्टिव कंपोनेंट क्या हुआ, डिमांड। क्लियर? सो दिस इज हाउ सप्लाई फंक्शन वर्क्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो हियर वी हैव अ क्विक डिफरेंस की टेबल है यहां पर आपके पास सप्लाई एंड स्टॉक की। आइए इसको फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सो हियर वी हैव डिफरेंस इन मीनिंग which we have already studied कि supply refers to different quantities of a commodity which a producer of the firm is ready to sell at different possible prices of the commodity। ये सेम डेफिनेशन आपने अभी अभी पढ़ी थी। सेम वे stock refers to the total quantity of the commodity available with the producer for the present or for future sale, कि एक समय में एक प्रोड्यूसर के पास में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है बेटा, वो चाहे वो आज बेच दे चाहे वो कुछ समय बाद बेचे, बट वो क्वांटिटी जो उसके पास अवेलेबल है उसे अपन बोलते हैं क्या, स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको,
देन वी हैव कंसेप्ट. देखिए सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट, दोनों में फर्क होता है. फ्लो कंसेप्ट में हम इन द पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजर करते हैं. हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है इस बात को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट वी हैव, ठीक है. एंड स्टॉक कंसेप्ट में क्या कहते हैं कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी चीज कितनी अवेलेबल है, राइट. सपोज हाउ मच मनी डू आई हैव इन माय बैंक अकाउंट टुडे, so that is called the stock. And whenever I am depositing a certain amount on the first of every month, that is a flow concept, because it's we are measuring it in a period of time. Okay, stock is not a flow concept, ठीक है. It measured at a point of time, ठीक है. इसे हम कब measure करते हैं? Point of time. Then we have relations with price. What it says, supply is always related to price of the commodity. आगे बात कि सप्लाई किससे रिलेट करती है हमेशा? क्या स्टॉक भी प्राइस से रिलेट करता है? स्टॉक को प्राइस से कोई लेना देना है? देखते हैं जरा क्या कहता है. सो इट सेज स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज इन्वेंट्री ऑफ द फर्म रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डिमांड. ये तो क्या है साहब? केवल इन्वेंट्री है कि कितना हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, आज बेच दो चाहे कुछ समय बाद बेच दो, ठीक है. नाउ हियर वी हैव डिफरेंस इन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो, ठीक है. देखते हैं क्या डिफरेंस है. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड एज अंडर. देखिए पढ़ेंगे इसको एक एक करके. कहता है द टर्म सप्लाई ऑफन रेफर्स टू द एंटायर सप्लाई स्केड्यूल showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell corresponding to different possible prices of the commodity. यानी अभी अभी हमने एक छोटा सा सप्लाई का शेड्यूल बनाया था यहां पर, ये वाला, ठीक है. तो ये पूरा शेड्यूल अगर हम रीड करेंगे तो ये क्या कहता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई कितनी कितनी प्राइसेस पर कितनी कितनी मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए प्रोड्यूसर रेडी है. दैट इज कॉल्ड द सप्लाई. बट इफ वी चूज एनी वन सेक्शन, अगर हम केवल ये वाला पार्ट सेक्शन, ये वाला हम चूज करें कि भैया 20 रुपए वाली आइसक्रीम हम 150 मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं, देन इट विल बी नोन एज क्वांटिटी सप्लाई, राइट. द होल सप्लाई शेड्यूल जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में देने के लिए रेडी है, दैट विल बी द सप्लाई. लेकिन जब उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया जाए, राइट, कि नहीं साहब हम तो आज की डेट में 20 रुपए वाली आइसक्रीम 150 यूनिट मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो दैट क्वांटिटी विच यू हैव सेलेक्टेड विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड होगी, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, ऐसे ही आपको यहां पर बेटा समराइज किया हुआ. हियर वी हैव सप्लाई शेड्यूल्स as we have read in demand chapter. Demand was also having two kinds of schedules. One is individual demand, another is market demand. सेम केस सप्लाई में भी हम दो तरीके के शेड्यूल्स पढ़ेंगे बेटा. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड अनदर इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स. आइए बढ़ते हैं दोनों के बारे में. सो हियर वी हैव सप्लाई शेड्यूल्स. One is individual supply schedule, then market supply schedule. दोनों में क्या फर्क होता है आइए देखते हैं. देखिए इंडिविजुअल का मतलब क्या है? एक. इंडिविजुअल का मतलब क्या है? एक. Whenever we are studying about one firm's supply only, that will be known as individual supply schedule. मतलब एक समय में एक फर्म मार्केट में कितने कितने प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल कराने के लिए रेडी है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब होता है टेबल एक तरीके की, ठीक है. लेकिन जब हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में क्या होगा? हम कलेक्टिव फर्म्स को लेते हैं. कलेक्टिव का मतलब होता है एक से ज्यादा फर्म्स. सपोज कीजिए, इसको छोटे से एग्जांपल से अपन समझें. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को हम समझ रहे हैं, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ आइसक्रीम कंपनी, ठीक है. कोई भी एक आइसक्रीम कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमूल. ओके, हियर वी हैव प्राइस. व्हेन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम वाज 50 रुपीज, देन इट रोज टू 100, 150 एंड 200, ठीक है. तो 50 वाली आइसक्रीम
द अमूल कंपनी इज प्रोवाइडिंग 100 यूनिट्स, ठीक है. अनदर एट 100 रुपीज इट्स प्रोवाइडिंग 120, देन 140, 160, राइट. जैसे जैसे प्राइस बढ़ा अमूल ने अपनी क्या करी, सप्लाई भी बढ़ाना चालू कर दिया. ये तो हो गया जी सिंपल एक फर्म का शेड्यूल. इसे क्या बोला आपने, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. क्या कहा बेटा? यस प्लीज. अमूल की डिमांड नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी. नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट मार्केट सप्लाई शेड्यूल, क्या बोले अगर अपन, ये तो हो गया जी इंडिविजुअल वाला. अगर मार्केट सप्लाई की बात करें अपन, सो व्हाट इट सेज, कि यहां पर मल्टीपल फर्म्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है. से सपोज वी हैव मोर, ठीक है, एंड देन वाडीलाल वी हैव, ठीक है. अनदर वी हैव मल्टीपल आइसक्रीम कंपनीज इन द मार्केट अवेलेबल, राइट. से सपोज एट 50 रुपीज प्राइस द हैवमोर इज प्रोवाइडिंग 20 units of ice cream, and if we talk about Vadilal, it's providing 30 units. At 100 rupees, Havmor is providing 40 units, and it's providing also 40 units only. Say suppose we have price rose to 150 rupees. The Havmor is providing 60 and it's providing 50 only. Then it's providing 100 units and it is 80. Say suppose, ठीक है. If we calculate the market supply, that will be the summation of supply of all three firms at a given price, ठीक है. Suppose कीजिए at price 50 I have to calculate the market price. What I will do, I will simply add these three, that is 100, then 20 and then 30. This will be 150. Right? In the same way 120 plus 40 plus, very good, this will be 200 only. Same way we have 140 plus 60 plus 50, this will be 250. And finally we have 160 plus 100 plus 80, 340. So at different prices कितनी मार्केट सप्लाई हो गई, दैट इज 150, 200, 250 एंड 340. तो एट अ पर्टिकुलर प्राइस जब अपन बात करें कितनी कितनी मार्केट में सप्लाई हो रही है ऑफ ऑल द फर्म्स, इसे जब हम एक टेबल में बेटा लिखते हैं, दैट इज नोन एज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. क्या बोलते हैं इसको? चलिए आइए इसकी डेफिनेशन भी इसको पढ़ लेते हैं अपन. I hope the example is clear to all. So here we have supply schedule का definition. देखिए क्या कहता है, individual supply schedule refers to supply schedule of an individual producer or a firm in the market. आगे वही बात, ठीक है. Example we have already discussed. देखिए यहां पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको गिवन है, but also we have discussed this kind of example earlier, ठीक है. Now if we talk about market supply schedule, what it says, market supply schedule refers to the supply schedule of all firms producers in the market producing at a particular commodity, ठीक है. कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी डिफरेंट प्राइसेस पर ऑल द फर्म्स ऑफ द मार्केट कितने में अवेलेबल करा रही हैं, कितनी यूनिट्स अवेलेबल करा रही हैं, इसका जब समेशन कर लेते हैं तो उस पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल कह देते हैं. इस पर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है बेटा, ठीक है. इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा बनता है आइए वो भी देख लेते हैं अपन. तो आखिरकार वास्तविकता में कैसा अपना क्वेश्चन बनता है एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है. देखिए बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो इस तरीके का आ सकता है. यहां पर आपको प्राइसेस गिवन है, फर्म ए दे रखी है, फर्म बी दे रखी है, ठीक है, और मार्केट सप्लाई गिवन है, ठीक है.
ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए एग्जाम्स में, ठीक है, फोकस करेंगे इस पर। सपोज कीजिए 5, 10, 15, 20 दीज आर द प्राइसेस, ठीक है, एंड डिफरेंट प्राइसेस वी हैव फ्रॉम एज प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड विच इज 10, 15, 20, 25 and this will be 30. Then we do not have this one, ठीक है, we have directly 50, 80 and then we have 100, ठीक है, and all three supplies are missing, ठीक है, ये आपको तीनों सेक्शन क्या है मिस करके दे दिए। Now you have to calculate the supply of firm B. So how we will calculate बेटा? Simply इन दोनों को सम किया था तभी आया था, राइट? अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सिंपली, दैट इज 50 माइनस 15 विच विल बी 35. देन वी हैव 80 माइनस 20 दिस विल बी 60 एंड देन वी हैव 100 माइनस 25 दैट इज 75. So this 35, 60 and 75 these are actually the supply of firm B. इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है. Let's take an example of another one also. देखो यहां पर एक छोटा सा आपको क्वेश्चन गिवन है, दिख रहा है आपको. So here it is, बीच बीच में से क्वांटिटीज ऑफ फर्म A, फर्म B आपको मिस कर दी है, ठीक है. यहां पर तीन फर्म्स है A, B एंड C और यहां पर आपको लास्ट कॉलम में दे रखा है तीनों का मार्केट सप्लाई. जब भी अपन बात करते हैं इन तरीके के क्वेश्चंस की, हमेशा मैंने आपको समझाया बेटा रो वाइज चलेंगे. कैसे चलेंगे? रो वाइज चलेंगे, ठीक है. सो हाउ इट सेज, फॉर फर्स्ट रो वी हैव, फॉर फर्स्ट रो वी हैव सम एज 26, ठीक है. मार्केट सप्लाई 26 गिवन है, उसमें से फर्म ए का 6 है, फर्म बी का 11 है. सो बाकी का कितना होगा? सो सी फर्म बी का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. Out of the total 26, if we subtract supply of firm A as well as of firm C, so how much is left? 9. That is actually the supply of firm B. ठीक है जी. Now at second level, here also the market supply is given as 36, ठीक है. And now at first level, at second level, we have to calculate firm A's supply. How can we calculate it? 36 minus 12 and then minus 16. भाई सम में से दोनों को हटा दो तो बचा हुआ किसका हो जाएगा? जो भी रिक्वायर्ड है. So how much will be? 8 only, right? So 8 will be written here. At third level we have 51 as market supply, right? We have 51 as market supply and we have to calculate firm C's supply 51. So whenever we will subtract 17 and 12 from 51, ठीक है. So this will be the supply of firm C. So 22 जैसा कि आपने अभी भी कैलकुलेट किया बच्चों, 22 will be the supply of firm C. Now at next level, when the price rose to 6 rupees, here we do not have the market supply. How can we calculate it beta? Simply adding these three supplies, which is 17, 24 and 30. 17, 30 and 24, ठीक है. तो तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास तीसरे की आ जाएगी सप्लाई. तो जैसा हमने टोटल किया भाई कितना है? 71 है आपका. तो दिस विल बी दी मार्केट सप्लाई व्हेन द प्राइस रोज टू 6 रुपीज, ठीक है. एट लास्ट लेवल इफ वी सी द मार्केट सप्लाई इज गिवन एज 99 एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर फर्म ए. हाउ कैन वी कैलकुलेट बेटा? सिंपली subtracting this 33 and 42 out of this 99. So this will be the, so as you can see that is 24 only. So here we can write 24 as answer. देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है. इनकी अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अपने को करनी है, ठीक है. आई होप द मार्केट सप्लाई पार्ट इज क्लियर. मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है.
Now, if we derive curves out of these schedules, that is actually known as the market supply and individual supply curves, right? So let's see how can we make a individual supply curve as well as market supply curve. ठीक है, देखते हैं बेटा. Here take an example of individual supply curve. ठीक है. देखिए इसके लिए हम छोटा सा एक शेड्यूल बना लेते हैं. इट सेज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, प्राइस इज गिवन 5, 10, 15. ठीक है, सप्लाई इज 100, 150 एंड 200. सो इफ वी रिप्रेजेंट दीज फिगर्स ऑन अ ग्राफ, it will looks like x and y axis we have. Here we will have quantity supplied beta. ठीक है, and here will we have price of the commodity. Okay, so prices are 5, 10 and 15. So we can easily take the scale of 5. If we talk about this quantity supplied, this it's starting from 100. It doesn't mean that you have to start with 100 only. ठीक है, here if you will observe that the difference is 50 only. ठीक है, so you have to start it from 50 because the scale will always remain equal, है ना. Some students may make this mistake बेटा कि वो 100 से डायरेक्ट स्टार्ट कर दें. So this should not be the point. ठीक है, so at 5 level the quantity supplied is 100 we have. At 10 level the quantity supplied is 150 and at next level it is 200. So this will be a individual supply curve which have been derived from this schedule only. Okay, same way we can also draw market supply curve. ठीक है, for that also we will take an example. छोटा सा एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेंगे अपन. ठीक है, मार्केट सप्लाई वी हैव फर्म बी, फर्म ए, देन वी हैव प्राइस. प्राइस वाज 5, 10 and 15 एज लाइक अर्लियर. ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड वाज 3 here and 5 here. ठीक है, then it rose to 6 and it rose to 6 only. Then it rose to suppose 8 and it rose to 10. ठीक है, so इसका भी टोटल करेंगे बच्चे. This will be 8, 12 and 18. Now while making the market supply schedule curve, we only will refer to this price वाला part and this market supply वाला part. Okay, we will not refer these two. क्यों? क्योंकि हम market supply का curve बना रहे हैं which is actually the summation of these two curves only, right? For this we have x-axis and y-axis origin. This is quantity supplied as earlier and where we have price, right? Prices are 5, 10 and 15 we have. And if we talk about supply, so it did 18 till 18 it is. So let's take an example. Let's take the scale of 2. Fine. So at price 5 the market supply is 8 only. At 5 the market supply is 8 only, right? At 10 price the market supply is 12. And at the level of 15 the market supply is 18 only. ठीक है, which is up to here. Always this is a market supply curve. ठीक है, MSC stands for market supply curve. ठीक है, whenever you are drawing any curve, keep this in mind. You have to use only a pen or a pencil, right? No use of ruler should be there. Ruler यानी पेन स्केल का यूज आपको नहीं करना है whenever you are drawing any kind of curve. ठीक है, कर्व का मतलब ये फ्री हैंड ड्रॉ करना, उसमें कोई भी रूलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी स्केल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा whenever you are
joining the coordinates. Yes, Akshara. डिफरेंस बिल्कुल होंगे बेटा. इट इज एक्चुअली देख शेप में डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अपवर्ड है. When अब बात करते हैं जब भी कोई भी कर्व अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, वो क्यों जाता है? ठीक है, जब भी गिवन कंपोनेंट्स में कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन. कैसा होता है? Whenever there is positive relationship, ठीक है, यानी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों बढ़े या दोनों कम हुए, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है, so whenever there is positive relationship between two components, the curve will always go at the upward direction. अब जैसे डिमांड वाला कर्व हमने पढ़ा था, in that case whenever the price goes up the demand went down. ठीक है, that means simply there is inverse relationship or negative relationship. That is why we studied the downward curve there only. ठीक है, hope these curves and schedules are clear to all, right? So इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, विच इज एक्चुअली दी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और सप्लाई के फंक्शन क्या होते हैं. ठीक है, अगर ये सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स हमें आ जाएंगे, सप्लाई चैप्टर हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, so let's wait for the next session. Okay, thank you.